हेलो स्टूडेंट, हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने पाकिस्तान में लोकतंत्र के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे बांग्लादेश में लोकतंत्र के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। पहले जब भारत का विभाजन होता है तो पाकिस्तान दो हिस्सों में आ जाता है। देखिए, भारत का विभाजन होता है जब, तो पाकिस्तान जो है, ये जो हिस्सा होता है पाकिस्तान, एक इधर होता है पाकिस्तान, एक इधर पाकिस्तान कर देते हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान दो तरह हो जाता है, पूर्वी इसे कहते हैं पश्चिमी पाकिस्तान, इसे कहते हैं पूर्वी पाकिस्तान। तो 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। अंग्रेजी राज के समय बंगाल और असम को विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का एक क्षेत्र बना था। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। मतलब ये नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर, क्योंकि ये बांग्ला बोलते थे। और ये जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल जो है, ये बंगाल का ही हिस्सा था। ये देखिए, ये पूर्वी बंगाल हो गया। ये अगर जो यहाँ पे किया जाए तो ये वहाँ पे पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो ये जो पूर्वी बंगाल वाला है हिस्सा, यही बांग्लादेश बनता है 1971 में। ठीक है। और ये हमारा जो है, हमारे पास जो बंगाल का हिस्सा रहता है उसे है, इसीलिए पश्चिम बंगाल बोला जाता है। और पहले लेकिन ये जो है क्या था, इसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। अब क्या होता है, जब ये इनके ऊपर ज़बरदस्ती ये भाषा ला दी जाती है तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध शुरू हो गया था। कि पहले से ही इनके साथ में क्या होता था, ये बंगाली बोलते थे तो इनके साथ में गलत व्यवहार हो रहा था और इसका विरोध भी इन्होंने करना शुरू किया था। इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में अपनी न्यायोचित प्रतिनिधित्व और राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग उठाई। देखिए, कहीं भी विवाद का, जो किसी भी राष्ट्र में जब आंतरिक विवाद स्थिति उत्पन्न होती है तो मुख्य स्थिति वो होती है सत्ता की साझेदारी या उचित प्रतिनिधित्व की लड़ाई, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा शुरू हो जाता है। वो लोग भी कहते हैं कि जब हम आपके अंग हैं तो हमें भी हिस्सेदारी सही से दी जाए। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष के नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया। अब इसका कौन थे, मुजीबुर रहमान ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है, ये यहाँ का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वतंत्रता की मांग की। अब ये जो नेता थे यहाँ के, ये जो है, ये कह रहे थे कि भाई हमको स्वतंत्रता दी जाए, और जो कि इसके खिलाफ हो गए, है ना। अब ये जो है, पाकिस्तान तो चाहेगा नहीं, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पक्ष में लेने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे स्थिति दिखाई गई है, एक मिनट। अब मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली आवामी लीग को 1970 के चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली। अब ये नेता थे तो इनको यहाँ पे क्या होता है, इनको वहाँ की सीटों पर विजय भी मिल जाती है। अब विजय मिलने से क्या हुआ कि इनकी जो स्थिति थी और मजबूत हो गई, है ना। अब ये बड़े लीडर हो गए क्योंकि पूर्ण बहुमत मिल गया है। आवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया, लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं पर का जो दबदबा था, ये मेन जो है, ये तभी भी दबदबा बनाए हुए थे और सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया। अब शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया, जो नेता थे। जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। अब ये सैन्य शासन, देखिए, इसके पहले आपने पढ़ा कि पाकिस्तान में कभी क्या होता था, सैन्य संस्था स्थापित हो जाती थी तो कभी लोकतंत्र स्थापित हो जाता। अब यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है कि जो याहिया खान हैं, ये फिर से सैन्य शासन स्थापित कर देते हैं और हज़ारों लोगों को जो है, इसमें क्या होता है, जब संघर्ष होता है तो पाकिस्तानी सेना के हाथों हज़ारों लोग मारे जाते हैं। इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन कर गए और भारत के सामने इन शरणार्थियों को संभालने की समस्या, और ये समस्या भी आ गई, इन शरणार्थियों को संभाला कैसे जाए, खड़ी हुई। अब भारत सरकार, अब ये आ गए कहाँ, भारत।
अब भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग में समर्थन किया और उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता दी। अब भाई भारत की तरफ आ रहे हैं तो भारत ने कहा भैया ठीक है तुमको हम सहायता देंगे। इसके परिणामस्वरूप 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया और युद्ध की समाप्ति पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण एवं एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ में यहाँ पर होती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि भारत जो है भारत की अहम भूमिका रही बांग्लादेश के बनने में। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। बहरहाल 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह पर आध्यात्मिक शासन प्रणाली को मान्यता मिली। किसने? शेख मुजीबुर रहमान ने। आध्यात्मिक प्रणाली। और शेख मुजीब ने अपनी पार्टी आवामी लीग को क्या किया? छोड़कर अन्य पार्टियों को समाप्त कर दिया। एक मतलब एक यहाँ पर एक शासन प्रणाली बन गई है ना। यहाँ पे इसके देखिए एक वो बना हुआ है। 1987 में जनरल इरशाद के खिलाफ लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा मारे गए नूर हुसैन की याद में ढाका विश्वविद्यालय में दीवार पर बनी एक चित्रमाला, उसकी पीठ पर अंकित है गणतंत्र मुक्त पाक। दीवार पर जय बांग्ला, जय बंगबंधु, विप्लवीर ही सच्चे इंसान हैं और क्रांति ही मुक्ति की इकलौती सत्ता है जैसे नारे लिखे हुए हैं, है ना। ये कहाँ पे है? ढाका यूनिवर्सिटी की दीवारें। ठीक है, आगे क्या होता है कि इन्होंने क्या कर दिया भैया, और सबको यहाँ जितनी और पार्टियाँ थी इन्हें क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और इससे तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हुई और 1975 में अगस्त में सेना के खिलाफ बगावत कर दी गई और नाटकीय तरह त्रासद घटनाक्रम में शेख मुजीब सेना के हाथों मारे गए और नए सैनिक शासन जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश पार्टी बनाई। अब यहाँ पे ये मारे जाते हैं जो शेख मुजीब होते हैं और यहाँ पर एक नए सैनिक शासन जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1989 में वो चुनाव में विजयी हुए। जियाउर रहमान की हत्या हुई और फिर देखिए अब इनकी भी हत्या, पहले हत्या हो रही फिर दूसरी हत्या हो रही है, यानी कि सत्ता में क्या है? अस्थिरता की स्थिति हो रही। लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक और सैनिक एक बागडोर संभाली गई। पहले इन्होंने अपने अंडर लिया पूरा मुजीब ने, और फिर उसके बाद जियाउर रहमान ने लिया और अपनी पार्टी बनाई। जियाउर रहमान के बाद इरशाद ने, लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद ने बांग्लादेश में एक नए शासन की बागडोर संभाली, लेकिन बांग्लादेश की जनता जल्द ही लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सैन्य शासन था। सैन्य शासन क्या होता है? जनता के अधिकारों को अधिक से अधिक छीनने की कोशिश करता है। और लोकतंत्र में क्या होता है? जनता जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र पाने की कोशिश करती है। अब भारत जैसा बड़ा एक देश इसके बगल में ही सटा हुआ था, वहाँ लोकतंत्र की स्थिति थी, तो यहाँ के लोग भी लोकतंत्र के बारे में अच्छाइयों में जानते थे कि जनता का कितना फ़ायदा हो रहा है, और इसीलिए ये एक बड़ा कारण था कि यहाँ पर लोकतंत्र की डिमांड होने लगी थी। अब इससे क्या होता है कि लेकिन बांग्लादेश की आंदोलन में छात्र आगे गए चल रहे थे। बाध्य होकर जनरल इरशाद ने एक हद तक राजनीतिक गतिविधियों को छोड़ दी। इसके बाद एक समय में जनरल इरशाद 5 सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए और जनता के व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद ने राष्ट्रपति पद 1990 में छोड़ पड़ा और 1991 में चुनाव हुए। इसके बाद बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र कायम है तब से, है ना। अब ये हो गई बांग्लादेश की बात। अब हम आगे चलते हैं कहाँ? नेपाल, अपने पड़ोसी देश नेपाल में चलते हैं, जहाँ पहले राजतंत्र था, राजा था, अब उसके बाद में यहाँ पर लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र स्थापित होता है। कैसे होता है, क्या घटनाक्रम है, चलिए समझते हैं। नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था, एकमात्र विश्व का एकमात्र हिंदू राज्य की बात करी जाए तो पहले कौन सा था? नेपाल था। आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र रहा है। संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल में राजनीतिक पार्टियां आम जनता ज़्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज़ उठाते रहे, लेकिन राजा ने सेना की सहायता से शासन का पूरा नियंत्रण कर लिया और नेपाल में लोकतंत्र की राह क्या हुई? बंद हुई, अवरुद्ध हो गई। लोकतंत्र की कोई स्थिति
बहाल होने की स्थिति नहीं थी। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग को मान लिया और नेपाल में लोकतंत्र सरकार का कार्यकाल बहुत, देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है 1990 से, है ना, लोकतंत्र की स्थिति यहाँ पर शुरू हो जाती है। क्या होता है, अब छोटा और समस्याओं से भरा हुआ था नेपाल, और 1990 के दशक में नेपाल में माओवादी नेपाल के अनेक हिस्से में अपना प्रभाव जमाने के कामयाब हुए। माओवादी राजा उत्तराधिकारी अभियान के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। इस वजह से राजा की सेना और माओवादी गोरिल्लों के बीच हिंसक लड़ाई छिड़ गई। कुछ समय तक राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थक और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ और 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और सरकार को भी गिरा दिया। इस तरह नेपाल में जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र था उसे भी राजा ने खत्म कर दिया। अब क्या होता है घटनाक्रम में आगे, अप्रैल 2006 में यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन होते हैं। लोकतंत्र के लिए लोग फिर से उठ खड़े होते हैं और संघर्षरत लोकतंत्र समर्थक शक्तियों को अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की जब राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद बहाल किया और इसे 2002 में भंग कर दिया गया था। मतलब 2002 में ये भंग कर दी गई थी, बाद में राजा जो ज्ञानेंद्र थे इन्होंने फिर से बहाल कर दिया 2006 के बाद। मोटे तौर पर अहिंसक रहे और प्रतिरोध का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन 7 पार्टी अलायंस, माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया। नेपाल में लोकतंत्र की आमद अब लगभग मुकम्मल हुई, मतलब लोकतंत्र अब लगभग हो गया नेपाल में। नेपाल अपने इतिहास के एक अद्वितीय दौर से गुजर रहा था। नेपाल के संविधान को लिखने के लिए वहाँ संविधान सभा का गठन हुआ और नेपाल में कुछ लोग मानते थे कि अलंकारिक अर्थों में राजा का पद कायम रखना जरूरी था ताकि नेपाल अपने अतीत से जुड़ा रहे। मतलब यह कहा गया कि राजा भी होना चाहिए, है ना, ब्रिटेन की तरह, मतलब राजा भी होना चाहिए लेकिन वहाँ संसदीय प्रणाली भी होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। माओवादी समूहों ने सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ देने की बात मान ली थी और माओवादी चाहते थे कि संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना के कार्यक्रमों को शामिल किया जाए। 7 दलों के गठबंधन में शामिल हर एक दल ने यह बात स्वीकार की थी और माओवादी और कुछ राजनीतिक समूह भारत की सरकार और नेपाल के भविष्य में भारतीय सरकार की भूमिका को लेकर बहुत शंकित थे और 2008 में नेपाल राजतंत्र को खत्म करने के बाद लोकतंत्र गणराज्य बन गया और 2015 में नेपाल ने नया संविधान अपना लिया। कहाँ नया संविधान बनता है? 2015 में बनता है नेपाल में। और कब लोकतंत्र खत्म कर दिया जाता है पूरी तरह से, और कब? 2008 में नेपाल में। ठीक है, अब आते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। श्रीलंका की कहानी बहुत ही विचित्र है और यहाँ इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हम देखे हैं, हमने हाई स्कूल में भी देखा कि श्रीलंका में कैसे ही सत्ता का बंटवारा होता है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र हम देख चुके हैं कि आज़ादी 1948 के बाद से लेकर अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है। कब से? 1948 से, जब श्रीलंका आज़ाद हुआ। लेकिन श्रीलंका को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। यह चुनौती ना तो सेना की थी और ना ही राजतंत्र की। एक अलग तरह की समस्या से जूझ रहा था जो कि था श्रीलंका का जातीय संघर्ष। मतलब यहाँ पर कहा जाता है कि सिंघली जो मूल थे वहाँ सिंघली थे, कुछ तमिल थे और कुछ ईसाई थे। तो इनमें सत्ता की साझेदारी को लेकर बंटवारा की स्थिति जो है, यहाँ पर संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। और श्रीलंका में जातीय संघर्ष का सामना, इसकी मांग क्या थी कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाया जाए। कहा गया कि एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाया। अब ये श्रीलंका को स्वीकार नहीं था। आज़ादी के बाद श्रीलंका उन दिनों सीलोन कहा जाता था। श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंघली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वालों का दबदबा रहा। मतलब सिंघलियों को ज़्यादा जो है इसमें वर्चस्व देने की बात कही गई। अब यहाँ पर जब सिंघलियों के बारे में बताया जाता है तो यहाँ स्थिति और भी ज़्यादा विकट हो जाती है। ये लोग भारत सरकार छोड़कर श्रीलंका आ बसी एक बड़ी तमिल आबादी का हो तुम बिना टाइम कर श्रीलंका आ बसी एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ थे जो सिंघली लोग थे। तमिलों को बसना श्रीलंका के आज़ाद होने के बाद भी जारी रहा। मतलब तमिल लोग जब श्रीलंका आज़ाद होता तभी भी तमिल वहाँ पे जा के बसते रहते हैं क्योंकि मछली पालन होता रहता है। उधर ही मछुआरे जाते थे और वहीं पहले से कुछ लोग थे, वहीं पर जो है ये एक स्थिति ऐसी थी यहाँ की। अब तमिलों में
के साथ कोई रियायत भी नहीं बरती जानी चाहिए, उनका मानना था, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंघली लोगों का है ये मानते थे। तमिलों को प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव ने एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई और 1983 में एक उग्र तमिल संगठन बनता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिसे लिट्टे कहा गया। श्रीलंकाई सेना ने के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहे थे। इसने तमिल इलम यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की है और श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण है। अब श्रीलंका की समस्या भारतवंशी लोगों से जुड़ी हुई है। भारत की तमिल जनता भारतीय सरकार पर भारी दबाव है और यह श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करे। भारतीय सरकार ने समय समय पर तमिलों के सवाल पर श्रीलंका सरकार से बातचीत करने की भी कोशिश करी। लेकिन 1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई। भारत की सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया और तथा श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को भेजा। आखिर में भारतीय सेना ने लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई और भारतीय सेना की उपस्थिति में क्या होता है, भारतीय सेना की उपस्थिति में श्रीलंका की जनता ने कुछ खास पसंद नहीं किया और श्रीलंकाई जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखल कर रहा है। अब यहाँ पे जब वहाँ पे वो हेल्प करने जाता है श्रीलंका की, लेकिन यहाँ पर श्रीलंका के लोग कुछ उल्टा ही समझ लेते हैं और 1989 में भारत में अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल के बिना ही वापस बुला लिया। कहा कि भैया, भारत ने कहा कि ठीक है, हम तो आए थे तुम्हारे भला करने, लेकिन तुमको नहीं पसंद, तुम मरो, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। अब श्रीलंका के इस संकट का हिंसक चरित्र था। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में नॉर्वे और आइसलैंड ने स्कैंडिनेवियाई देशों ने युद्धरत देश दोनों पक्षों को फिर से आपस में बातचीत करने के लिए राजी कर रहे थे। अतः सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया क्योंकि 1909 में लिट्टे को खत्म कर दिया गया। संघर्षों की चपेट में होने के बाद भी श्रीलंका में अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को हासिल किया है। जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्ण नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है। दक्षिण एशिया के सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। गृह युद्ध से गुजरने के बावजूद कई सालों से इस देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा रहा है। इतनी स्थिति उसकी अच्छी हो जाती है। युद्धों में फंसा रहने, आंतरिक गृह युद्ध में फंसा रहने के कारण क्या होता है, जनसंख्या की वृद्धि दर में सफलतापूर्ण नियंत्रण कर लेता है और ये प्रथम स्थान पा लेता है विकासशील देशों में। और दक्षिण एशियाई देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था में उदारीकरण अपने अर्थव्यवस्था में किया था। गृह युद्ध से गुजरने के बावजूद भी कई सालों के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा किसका रहा, श्रीलंका का रहा। देखिए, भारत जैसे जो देश है उससे भी आगे निकल गया है श्रीलंका। अंदरूनी संघर्ष के झंझावातों को झेलकर श्रीलंका ने लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था कायम रखी है। अब क्या है आगे देखिए, भारत पाकिस्तान संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही बड़ी समस्या है भारत के लिए। मान के चलिए कि एक भारत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द भारत पाकिस्तान संघर्ष। आइए हम सबसे पहले घरेलू राजनीति के दायरे से बाहर निकलें और इस क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दायरों पर नज़र डालें और नज़र डालते हुए देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति का यहाँ अर्थ नहीं कि इस इलाके में भी संघर्ष और तनाव समाप्त हो गए। हम आंतरिक लोकतंत्र या जाति संघर्ष के मसलों पर हुए टकरावों को देख चुके हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के भी हैं। दक्षिण एशिया में भी भारत की स्थिति केंद्रीय है और इस वजह से इसमें अधिकांश संघर्षों का रिश्ता भारत से है। मतलब अगर जो यूँ कहा जाए कि आप सक्सेसफुल हैं तो आपको संघर्ष से गुजरना ही होगा और यही कुछ स्थिति भारत की भी है। इन संघर्षों में सबसे प्रमुख और सर्वग्रासी भारत और पाकिस्तान वाला है। भारत के तुरंत बाद विभाजन के तुरंत बाद क्या होता है
कि इस दोनों देशों में कश्मीर के मसले पर लड़ रहे हैं। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि कश्मीर पाकिस्तान का है ना, फर्जी वाला दावा, जबकि कश्मीर से लेना देना नहीं, कश्मीर के आवाम ही नहीं वहाँ कुछ नुमाइंदे हैं, नहीं तो कश्मीर की जनता ही नहीं वहाँ रहना चाहती, उनके पास अपने लोगों को संभालने के लिए तो राजस्व नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947, 1948 तथा 1965 के युद्ध के इस मसले का समाधान नहीं हुआ। 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर में दो हिस्से हो गए, और यहाँ दो हिस्से होने के बाद में क्या होता है, एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, जबकि दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना। अब उसको एक हिस्सा मिल जाता है, तभी भी जो है उछलना कम नहीं हुआ उसका, है ना। अब क्या होता है कि यहाँ पर दोनों के जो बीच में एक नियंत्रण सीमा रेखा है भारत में। 1971 में भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता, कश्मीर मसला अनसुलझा रही रहा। मतलब उस समस्या का जो एप्पल ऑफ डिस्कार्ड था वो अभी तक सुलझा ही नहीं। सामरिक मसलों जैसे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा हथियारों की होड़ को लेकर भी भारत पाकिस्तान के बीच में तानातानी रहती है ना। मतलब उसे कोई नहीं मिलता, सोचता चलो भारत से सरदर्दी करें अपना, थोड़ा कहते हैं ना कि जो कुछ नामी लोग होते हैं उनके ऊपर कीचड़ उछाल के आप महान बनने की कोशिश कुछ चिंटू टाइप के नेता बड़े नेताओं को टारगेट करते हैं, सोचते हैं कि ऐसा कर देंगे, लेकिन अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। तो वही कुछ स्थिति यही होती है भारत और पाकिस्तान में। पाकिस्तान को कोई नहीं मिलता है तो सोचता है चलो ठीक है भारत को ही सर दर्द देते हैं। 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु हथियार और ऐसे हथियारों को एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाली मिसाइल हासिल कर लिए, और इन दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ ने एक नया चरित्र ग्रहण कर लिया। 1948 में भारत ने पोखरण में और कुछ दिनों के अंदर ही पाकिस्तान में चिगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किए। इसके बाद से ही लगता है कि भारत पाकिस्तान में एक सैन्य संबंध में बंध चुके हैं, और इनके बीच सीधे और सर्वव्यापी युद्ध छिड़ने की आशंका कम हो गई है। मतलब जानते हैं कि अगर जो पाकिस्तान जानता है कि अगर जो हम कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो बचेंगे हम भी नहीं, नस्तो नाबूद कर दिए जाएंगे, है ना। और ये बात सत्य भी है। भारत की सेना, पूरा विश्व जानता है भारत की सेना के बारे में। लेकिन दोनों देशों की सरकारें लगातार एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखती रहती है, आरोप प्रत्यारोप। वहाँ पे झंडू टाइप के नेता फर्जी का आरोप लगाते रहते हैं भारत सरकार के ऊपर कि ऐसा है, अरे उनके पास जो क्षेत्र है वो नहीं संभाला जा रहा उनसे, और दूसरे क्षेत्र की डिमांड, दूसरे क्षेत्र पे अगर जो भारत के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध होते तो वहाँ की भी अर्थव्यवस्था अच्छी ही होती। भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने लुके छुपे ढंग से हिंसा की रणनीति जारी रखी है। आरोप यह है कि वह कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार और प्रशिक्षण और धन देता है। आरोप क्या ये सत्य भी है कि पाकिस्तान कहीं न कहीं से ऐसा कार्य कर रहा है। आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। ये आपने देखा जब बम्बई अटैक हुआ था तो कश्मीर के ही था कश्मीर जो आतंकवादी था, कसाब जो था आतंकवादी, वो पाकिस्तान से ही बिलोंग करता था, है ना। भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। और भारत सरकार का यह भी मानना है कि पाकिस्तान 1985 और 95 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार और गोले बारूद दिए थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न होने का भी आरोप है। इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियों पर सिंध और बलूचिस्तान की समस्या को भड़काने का आरोप लगाती रहती है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारे को
के सवाल पर भी तानातानी होती है। 1960 में दोनों देशों के बीच सिंधु नदी के इस्तेमाल को लेकर तीखे विवाद हुए, सिंधु नदी के जल को लेकर। और इसमें क्या होता है कि संयोग से 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत पाकिस्तान में सिंधु जल, ये होता है 1960 में, और यह संधि भारत पाक के बीच की गई सैन्य वर्षों के बावजूद भी अब भी कायम है। हालांकि सिंधु जल संधि की व्याख्या और नदी जल के इस्तेमाल को लेकर अभी भी कुछ छोटे मोटे विवाद हैं। कच्छ के रण में सर क्रीक की सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद हैं। यह विवाद छोटा जान पड़ता है, लेकिन इसके साथ ही चिंता जुड़ी हुई है कि इस विवाद का समाधान जिस ढंग से किया जाए उसका असर सर क्रीक इलाके से सटे हुए संसाधनों के नियंत्रण पर भी पड़ेगा। भारत पाकिस्तान के बीच इन जो ये मसले हैं भारत पाकिस्तान के, ये भारत पाकिस्तान के इन सभी मामलों के बारे में वार्ताओं का दौर भी क्या है, चल रहा है ना, वार्ताएं हो रही हैं और इन विवादों को ख़त्म करने का भी प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ख़त्म हो जाए तो दोनों देश, ऐसा नहीं है एक ही देश को लाभ होगा, भारत को नहीं लाभ होगा, बल्कि पाकिस्तान को भी इसका लाभ मिलेगा, है ना। तो एक गंभीर समस्या है, समस्या समाधान के लिए अच्छे नेताओं की भागीदारी, पाकिस्तान के अच्छे नेता हों जो भागीदारी इन मुद्दों पर करें, कश्मीर जैसे मुद्दों को छोड़कर विकास के मुद्दों पर बात करें, तो दोनों देशों को फ़ायदा होगा। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भारत उसके पड़ोसी देश, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।